Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस सेशन में, आप सबको मालूम है कि यहाँ पे मॉड्यूल सी का सेशन चल रहा है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। सरफेसी एक्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, सो अगेन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ सरफेसी एक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो जीत बैच है आप देख सकते हैं 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जीत बैच में एनरोल नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ये बैच आप लोगों का जहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सारी क्लासेस 13 फरवरी से शुरू हो रही है। मैं आप लोगों की लीगल मेंटोर हूँ। मैं आपको BRBL सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। द टाइमिंग ऑफ माई सब्जेक्ट विल बी 6 AM to 7 AM। ठीक है, यहाँ पे सारे मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपका जो डाउट हो ऑन द स्पॉट आपको डाउट को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द बैच। आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला मॉड्यूल सी, नंबर 1 क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ बोरोवर। सपोज बोरोवर एक कंपनी है, राइट? तो उसका जो बिजनेस है, द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस as defined under Company Act 2013 is taken over by the secured creditor. मैनेजमेंट किसने ले लिया है? Secured creditor ने ले लिया है। Then notwithstanding anything contained in the said act or in the memorandum or article of association of such borrower, what will be the right answer? No resolution passed at any meeting of the shareholder of such company shall be given effect to unless approved by the secured creditor. It shall not be lawful for the shareholder of such company or any other person to nominate or appoint any person to be the director of the company. No proceeding for the winding up of such company or for the appointment of receiver in respect shall be lie in any court except with the consent of the secured creditor. या D आप लोग का है all of the above. So what will be the right answer for this question? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करिए। और आप लोगों का इस बार का जो क्विज कंपटीशन है सैटरडे को 12 बजे होगा। द टॉपिक विल बी लोक अदालत और लिमिटेशन एक्ट। सो बी रेडी क्लास। बताइए। What will be the right answer for this question? हाँ जी क्लास, क्वेश्चन आप लोग का सिंपल है बहुत। बताइए, जब बोरोवर पैसे नहीं दे पाता, बोरोवर कंपनी है, तो सपोज सिक्योर क्रेडिटर उसका मैनेजमेंट ले लेगा। सो एनीथिंग कंटेन इन दिस, व्हाट ही कैन डू? नो resolution passed at any meeting of the shareholder shall be given unless approved by shareholder। बिल्कुल, जब सब चीज आप लोग का शेयर होल्डर के पास आ गया है तो भाई इट शुड बी अप्रूव बाय द शेयर होल्डर, सॉरी सिक्योर क्रेडिटर। It shall not be lawful for the shareholder of such company and other person to be nominate and appoint any person to be the director। बिल्कुल भाई इनके द्वारा होगा। No proceeding for winding up such company or appointment of receiver in respect shall lie in any court except कंसर्न। मतलब हर चीज में भाई अब सिक्योर क्रेडिटर का कंसर्न चाहिए, क्योंकि अब सारा जिम्मा सिक्योर क्रेडिटर के पास हो चुका है। सो दैट्स व्हाई फॉर द फर्स्ट वन द राइट आंसर विल बी, दैट इज D is the right answer. Is that okay? तो यहाँ पे जब मैनेजमेंट एक बार सिक्योर क्रेडिटर ने ले लिया, सो इट शुड बी डन बाय द
सिक्योर क्राइटेरिया मतलब कुछ भी हो, कंसर्न रिक्वायरमेंट चाहिए इनका. So this is the right answer. I hope so you people understand. Next question. The sale of immovable property under SURFACE rule in the first instance shall take place before the expiry of from the date on which the public notice of sale is published in newspaper. 40 days, 30 days, 20 days या 10 days. बताइए. What will be the right answer? हाँ जी क्लास. So यहाँ पे the right answer is the sale of immovable under SURFACE in the first instance shall take place before the expiry of from the date on which public notice is published, that is 30 days. This is the right answer. जो भी क्वेश्चंस आप लोग को कराए जा रहे हैं, all questions are very very much important. Okay, next. The possession notice of secured immovable asset shall be published as soon as possible, but in the case from the date of taking possession in the two leading newspaper. एक आप लोग का vernacular language जो local language में होता है, having the sufficient circulation in that locality by authorized officer कितने दिन में? Not later than 12 days, 10 days, 7 days या not later than 4 days. What will be the right answer? Tell me class. सेशन को जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सेशन को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए. ओके, लेट मी शेयर आल्सो. बताइए क्लास, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ जी, तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखेंगे दैट विद इन 7 days. 7 days is the right answer for this question. Okay, now next question on the screen is that where the possession of secured assets, secured का मतलब भाई हमने कुछ सिक्योरिटी को दे रखा है. सो वेयर द पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स टू बी टेकन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर आर मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पोजेशन ऑफ द बोरोवर, the authorized officer shall take possession of such movable property in the presence of four witnesses after the panchnama drawn and signed by the witness, in the presence of three witnesses, two witness, one witness. What will be the right answer? Tell me class. These all questions are very very much important. What will be the right answer?
टेल मी। विटनेस का मतलब होता है गवाह, तो यहाँ पे कितने गवाह चाहिए आप लोगों को, एंड दैट वन साइन बाय दिस वन. So here in the presence of two witness, so fourth C will be the right answer for this question. Okay, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमारा कोई अगर है अटेस्टेड चाहिए तो एटलीस्ट दो विटनेस हम लोगों का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, where the borrower is a body corporate, the demand notice shall be served on the registered office or any other branch of such body corporate as specified, on the head office or any of the branch of such body corporate. इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ so that you can understand. registered office, head office, corporate office, representative office. बताइए कहाँ पे we will send the demand notice. बताइए कहाँ पे, where we have to send the demand notice. Yes class. So where borrower is a body corporate, the demand notice shall be served. That is your registered office. A is the right answer. ठीक है, next. Secured creditor shall entitle to take all or any of the measures under section 13 clause 4, provided his claim in respect of the financial asset is made, the time of limitation prescribed under the Limitation Act is suspended, ignoring the period of limitation prescribed under the Limitation Act, and the period of limitation prescribed under the Limitation Act is not important, and within the limitation prescribed under the Limitation Act. What will be the right answer for this question? Sixth one. Tell me class. जैसे आप लिमिटेशन एक्ट जानते हैं, for every suit, for every appeal, and for every application, there need a what? Limitation. Within that limitation, you have to file the case. अगर limitation के अंतर्गत case file नहीं किया, your time will be dismissed. Because कोर्ट आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है. सो कोर्ट आपका वेट नहीं करेगी. आप लोगों के पास जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में यू पीपल हैव टू फाइल द केस. दैट्स इट. So यहाँ पे class, the right answer will be this one. Within the limitation prescribed under the Limitation Act. D is the right answer. Next. The provision of SURFACE shall not apply to. कहाँ पे SURFACE apply नहीं होगा? सबसे पहला lien on any goods, money, security given by under the Indian contract, the sales of good or any other law. Any case in which amount is less than 20% of the principal amount and interest. Any security interest created in the agriculture land या all of the above. कहाँ पे सरफेसी एक्ट अप्लाई आप लोग का नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए.
Yes, class. What will be the right answer for this question? So the right answer will be that is all of the above. किसी में भी सरफेसी एक्ट आप लोग अप्लाई नहीं होगा, so D is the right answer. D is the right answer for this question. Okay, next. The central registrar of a central registry shall have the transaction relating to creation of security interest, securitization of financial assets, reconstruction of financial assets, or all of the above. What is the right answer? सेंट्रल रजिस्ट्रार जो बोरोवर सिक्योरिटी जमा करता है उसको जो सेंट्रल रजिस्ट्री है रजिस्टर करता है, राइट? तो वही चीज है आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So for this thing, the right answer will be that is all of the above. D is the right answer. Next. The central government may set up a registry to be known as Central Registry for the purpose of registration of ARC company, registration of transactions of securitization, registration of transaction of securitization and the reconstruction of financial assets and the creation of security interest या registration of financial transactions involving the creation of security interest. What will be the right answer for this question? आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं 13 फरवरी अगेन आई एम सेइंग जहाँ पे आप लोग का बैच शुरू हो रहा है, अगर आपको डिटेल में सारे मॉड्यूल के कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़नी है तो आप लोग जीत बैच में इनरोल कर लीजिए। एग्जाम से पहले ये बैच आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, एग्जाम से पहले। तो अभी मौका है, आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट और एक बैच सफिशिएंट है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ नवंबर दिसंबर तक, अगर आपका चाह है कि मैम 3 सब्जेक्ट में अभी क्रैक करूंगा, 2 सब्जेक्ट नवंबर दिसंबर में, तो आप लोग CIB का महापैक ले लीजिए। एक बार ले लेंगे महापैक तो आप लोग दिसंबर तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो भी हम बैच बनाएंगे सब आपको मिलेगा CIB के महापैक में। सो फॉर दिस वन द राइट आंसर इज C. ठीक है, C will be the right answer. Next. For making appeal before DRT, बताइए कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है बोरो? कितना अमाउंट? 50%, 40%, 30%, 20%? बताइए। जैसे परसेंटेज वाला जो अमाउंट है हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 50%, DRT टू DRAT कितना पढ़ा था हम लोगों ने? So this is also 50%. ठीक है, तो यहाँ पे द राइट आंसर इज 10th का B is the right answer. Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. गलती से इंग्लिश मीडियम का सेशन अभी चल गया था, बट डोंट वरी, अब आप लोग का सेशन यहाँ पे लाइव चल रहा है। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, आज आप लोग का लास्ट सेशन है मॉड्यूल C का, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर MSME और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का। तो आप में से जो भी यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स है, आप लोग देखिए
ये सेशन आप लोगों का डेली 9 बजे बाइलिंगुअल का यहाँ पे चलता है, ठीक है। बाइलिंगुअल यहाँ पे आप लोग का सेशन चलता है और आज मॉड्यूल सी का लास्ट है और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल डी। तो इस तरह हम लोगों का जो मॉड्यूल वाइज है ना वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप में से जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सेशन को लाइक करिए, डेली सेशन में आइए और ABC कंप्लीट हो गया है, सेशन को देखना जरूर मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों का जो जीत बैच है जैसा कि आप देख सकते हैं 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। इस बैच में लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड सेशन है, देन जो भी यहाँ पे चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मॉक पेपर है और आपका ई बुक्स भी है। तो अगर आपको ये लाइव बैच चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना है Y391 और सेल आप लोगों का अभी लाइव है, ठीक है। सेल आप लोगों का लाइव है। तो चलिए मॉड्यूल सी में MSME एक्ट और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट तब बना था जब हमारे इंडिया में न लोक अदालत था न ओम्बड्समैन था। तो सारे जो बैंक के डिस्प्यूटेड मैटर थे वो हमारे कोर्ट में जाते थे। और MSME बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये एक्ट बना है जो भी हमारे निचले तबके के मतलब जो भी रूरल एरियाज के लोग हैं वो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी अब सुविधा है, यहाँ पे पैसे बैंक से मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, जो MSME एक्ट है बताइए कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 2006, 2 मार्च 2007, 1 मई 2006 या 2 अक्टूबर 2006? बताइए। आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सेशन को फटाफट यहाँ पे लाइक करिए। हाँ जी क्लास बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer for this question? So यहाँ पे क्लास the right answer will be 2 अक्टूबर 2006. This is the right answer. Okay. Now next, consider the following statement with reference to India. ठीक है। According to MSME Act 2006, the medium enterprise are those with an machinery between is 1 crore and 25 crore. All bank loans to the micro, small, medium enterprise qualify under the priority sector. So, which of the following is correct? Only one sentence, second sentence, both 1 and 2, and neither 1 and neither 2. What is the right answer? Tell me, class. What is the right answer? हाँ जी क्लास बताइए। आप लोगों का यहाँ पे जो बेसिक MSME के टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने पेड क्लास पढ़ाते वक्त भी बोला था आप लोगों में विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट ऑप्शंस में माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज का क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या टर्नओवर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मीडियम का क्या 125 करोड़ है? सेकंड, ऑल बैंक लोन to the micro, small, medium qualify under the priority sector? बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। What will be the right answer for this question?
सी क्लास। अगर मीडियम एंटरप्राइज का मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 50 इंटू 5 दैट इज 250 करोड़ आप लोग का टर्नओवर है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये 1 और 25 लिखा है तो पहला तो बिल्कुल रॉन्ग है। और ऑल बैंक लोन टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, ये आप लोग का ये भी रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर, नीदर वन नीदर टू। ओके, यहाँ पे जो आप लोगों का है देख सकते हैं, नीदर वन नीदर टू, दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। जो एमएसएमई है गवर्न्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज? बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आप लोग का आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आप लोगों का ये चीज आता है? So class, for this one the right answer will be, that is Ministry of Micro Small Medium Enterprise. Okay, now the next one. The fourth question is where application, ये question बहुत important है, बहुत important है, ठीक है? Where application is made to a court by a buyer. Application कौन file कर रहा है? Buyer. For setting aside any decree and award which is made by facilitation council. तो सबसे पहले आप लोग का MSME में हमें ये याद करना जरूरी है कि who will come under the facilitation council, मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व देखा जाए तो एमएसएमई में आप लोगों का आर्बिट्रेशन होता है और आप लोग का कंसिलिएशन होता है। याद आया? हाँ, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडीआर। तो बताइए, जब बायर सपोज नॉट सेटिस्फाई विद द फैसिलिटेशन काउंसिल और बाय एनी इंस्टीट्यूशन या सेंटर प्रोवाइडिंग alternate dispute resolution, so what percentage of amount उसको डिपॉजिट करना है with the court by the buyer? मतलब कितना परसेंटेज अमाउंट अपील का उसको पे करना है, तब जाके उसका अपील सुना जाएगा। whether it is 12.5%, 75%, 25% या 50%, what is the right answer? बताइए भाई। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा था, जब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाते हैं, स्टेट से नेशनल जाते हैं, वी हैव टू पे 50%। याद आया? ओके। और डीआरटी से डीआरएटी जाते हैं अपील के लिए, तो अपीलांट हैव टू पे 50%। यहाँ कितना परसेंट पे करना है बायर को, बताइए। ये थोड़ा हटके है, ये थोड़ा हटके है। बताइए क्लास, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर?
Anyone class, what will be the right answer for this question? जल्दी बताइए भाई, बहुत इजी है. The right answer will be 75%. MSME आप लोग का ऐसा एक्ट है जहाँ पे 75% अपिलान को पे करना है, दैट इज अ बायर. और ये 75% याद करिए, जब हमने सरफेसी एक्ट पढ़ा था तो सरफेसी एक्ट में पहले 75% था जिसको कि इनवैलिड करार किया गया. सो फोर्थ का बी विल बी द राइट आंसर. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यू हैव टू लर्न. चलो नेक्स्ट. बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में जज का मतलब क्या होता है? जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट? बताइए. व्हाट इज द राइट आंसर? बोलिए बोलिए. जज का मतलब क्या है? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जज ऑफ हाई कोर्ट? द राइट आंसर विल बी जज ऑफ हाई कोर्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट. Which of the following person are not authorized to issue a certificate under Section 2A of Bankers Book Evidence Act 1891? Manager, principal accountant, person in charge of computer system या none of the above? बताइए. सिक्स्थ का एग्जैक्ट आंसर. सब चीज हम पढ़ चुके हैं, जो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हैं, एवरीथिंग वी हैव रेड. So the question is, which of the following person are not authorized to issue the certificate? क्योंकि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में याद रखिएगा, we never have to present the original copy. हमें सर्टिफाइड कॉपी को देना है. तो सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों का साइन किसके द्वारा होगा? मैनेजर, प्रिंसिपल अकाउंटेंट, पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या नन ऑफ द अबव? बोलिए. तो याद करिए, ये सेगमेंट आप लोग का, हम लोगों का मैनेजर और प्रिंसिपल अकाउंटेंट होता है, प्लस पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कंप्यूटर चार्ज. तो ये तीनों ऑथराइज होते हैं. सो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तीनों ऑथराइज होते हैं, साइन करते हैं. सो दैट्स व्हाई डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इज दैट ओके? नेक्स्ट. A court might order a bank to prepare and produce copies of entries relevant to the matter in issue accompanied by the certificate that no other entries are to be found in the books, and such order has to be served in how many clear days before the same is obeyed? 3, 5, 4 or 7? What is the right answer? बोली क्लास. इन हाउ मेनी क्लियर डेज? क्लियर डेज का मतलब होता है वर्किंग डेज. क्लियर डेज बोले तो वर्किंग डेज. बताइए. जो प्रेजेंटेशन में पढ़ा है, जो स्टूडेंट उस पर फोकस किया है, उसके लिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे नया पुराना नहीं है. सारे क्वेश्चन उसको मालूम होंगे. एवरी क्वेश्चन ही विल नो.
So for this one, the right answer is 3 clear days. So seventh ka 3 is the right answer. Next, any order made under the act for the payment of cost or by bank may be enforced as if the bank were a party to the proceeding. That is true and false. देखिए, जब कोई भी आप लोग का मैटर होता है, सपोज एक्स वर्सेस वाई, राइट, जब बैंक आपका पार्टी नहीं होता है, सो इफ बैंक इज नॉट अ पार्टी, सो आप बैंक के ऑफिसर को नहीं बुला सकते हैं कोर्ट में. द बैंक ऑफिसर इज नॉट अलाउड. लेकिन भाई इन सम केसेस आप भी जानते हैं कोर्ट की बातों कोई मना नहीं कर सकता, राइट. सो टेल मी, एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट जो भी बनता है पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द बैंक मे बी इन्फोर्स द बैंक वर द पार्टी टू प्रोसीडिंग. द आंसर विल बी, तो यहाँ पे एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट और द बैंक मे बी इन्फोर्स बाय बैंक पार्टी प्रोसीडिंग. द आंसर इज यस. ओके. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the ऑफिसर अड्डा चैनल ऑफ अड्डा 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आई होप सो बहुत बढ़िया से होंगे. सो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज से हम लोगों का मॉड्यूल डी का सेशन शुरू है. ठीक है, आज से वी विल स्टडी मॉड्यूल डी, राइट. सो मॉड्यूल डी में बेसिकली आप सब जानते हैं आप लोगों के टोटल 9 एक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. टोटल 9 एक्ट्स आर देयर. डन. सो मॉड्यूल ए, बी, सी, 3 चीज आप लोगों का है. तीनों चीज क्या है आप लोग का बेसिकली इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल ए में 2 एक्ट थे, बी में आपके 4 एक्ट थे, सी में आपके 10 एक्ट थे. तो ये तीनों का हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन कर चुके हैं. आज हम मॉड्यूल बी डी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोग के 9 एक्ट्स हैं. तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके सेशन को शेयर करिए. और एक आप लोगों को अनाउंसमेंट, कल से हमारा जीत बैच शुरू है. देखिए, सबसे पहले कल से हम लोगों का जीत बैच शुरू है. जीत बैच का मतलब दैट इज बेसिकली जहां पे हम लोग बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वाइज चीजों को आप लोगों को यहाँ पे मॉड्यूल वाइज हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग फिनिश कराएंगे. ठीक है, मॉड्यूल वाइज. तो यहाँ पे आप लोग के 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पे होगा. दैट इज एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और बीएफएम. इज दैट ओके? और इस सेशन में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल वाइज के साथ साथ आप लोगों के मॉक पेपर भी हैं. लाइव सेशन होगा आप लोगों का, राइट. लाइव सेशन विल बी देयर एंड सो मेनी थिंग्स. और आप लोगों के इसमें ई बुक्स भी अवेलेबल होगा. तो जिसको भाई ई बुक्स देखना है आप लोग यहाँ पे सिंपली ई बुक्स भी, इससे आप लोग अच्छे से आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीत बैच. सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल इन दिस बैच. आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है यहाँ पे, दैट इज Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 81%. ठीक है, अप टू 81%. सो ये आपका जीत बैच है. और यहाँ पे विक्ट्री बैच भी है, दैट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम. तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में बैच लेना है तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी बैच को ले सकते हैं. इज दैट ओके? तो चलिए अब हम सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो आज का हम लोगों का एक्ट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का हमारा एक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है. तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट. जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
1872 and the next is स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये भी आप लोग का सेम है. तो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे हम लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट का है ना उसका एक फॉर्मूला वी हैव टू स्टडी. और ये फॉर्मूला क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लॉ एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है किस चीज का, मॉड्यूल डी का जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट एंड एजेंसी. तो ये 5 कॉन्सेप्ट है जो कि हमें स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने हैं. तो इन्हीं दोनों को मिला के हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस मॉड्यूल डी के. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा. So guys, tell me in the first question that valid contract का क्या मतलब है. It is made by free consent, competent party, lawful consideration and lawful object या all of the above. बताइए valid contract का क्या मतलब है. What is valid contract? तो भाई अगर मैं valid contract की बात करूं, section 10 talks about the valid contract which is also known as the backbone of Indian contract. Section 10. ठीक है, तो it is made by free consent, made by competent of party, lawful consideration, lawful object and all of them. This is your valid contract. So valid contract में free consent का मतलब without any pressure, competent का मतलब होता है +18, sound mind not disqualified by law, lawful consideration का मतलब होता है that is something for something and the lawful object and all of the above. So first का यहाँ पे जो exact answer है that is for the valid contract, this D is the right answer. और section 10 याद रखिएगा, देखिए sections भी आप लोग का पढ़ना important है. that is the backbone of Indian contract. That's it. Okay, this is the backbone of Indian contract act, so D is the right answer. Next. That is made by words written. Express contract, implied contract, tacit contract, unlawful contract. बताइए क्या चीज वर्ड्स और रिटन के द्वारा बनता है. एक्सप्रेस का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड इन रिटन एंड ओरल. इम्प्लाइड का मतलब होता है एक्ट को देख के मालूम चलता है द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग ऑन. टेसिट इज द पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप लोग के लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारा 4 तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, सो व्हाट इज दिस रिटन एंड दिस वर्ड express contract is the right answer. तो second का A will be the right answer. Is that okay? ठीक है, चलिए next. Which of the following relationship raise presumption of positive influence? Presumption of positive influence. Parents and child, religious or spiritual guru and discipline, guardian and ward या all of the above. बताइए Which of the following relationship raise presumption of positive influence? एक होता है negative influence, जैसे भाई किसी को hypnotize करके उसका सारा property लेना, that is a negative influence. Positive influence हम किसी को positively influence करते हैं कोई चीज करने के लिए जिससे कि उसका appreciation हो. तो क्या parents और child में होता है, religious spiritual guru और discipline में होता है, guardian and ward या all of the above? बताइए Which of the following is the right answer? तो यहाँ पे exact answer क्या है? D is the right answer इन तीनों. Okay, this is the right answer. Done. Next. Drawing cash from ATM. ATM से cash निकालना. Sale by fall of hammer at an auction sale are the example of express contract, implied, tacit या unlawful. बताइए which of the following is the right answer? Which of the following is the right answer? Tell me.
Drawing cash from ATM, sale by the fall of hammer at an auction sale are the example of what? Express, implied, tacit या unlawful contract. So यहाँ पे class the right answer will be implied contract. This is the right answer. Okay, next. All contract is what? Offer, agreement, acceptance, transaction. सारा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का क्या है बताइए. बताइए क्लास, सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप लोगों का. हाँ जी क्लास, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन एग्रीमेंट. क्यों? क्योंकि हमने एक कोटेशन सुना होगा ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट may or may not be contract. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, जितना भी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लॉ को इन्फोर्स करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है ना, ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा. ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट लॉ एनफोर्सबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. तो सारा कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट जब बोल रहे हैं तो एग्रीमेंट से गुजर कर ही तो आ रहा है, तो एग्रीमेंट से गुजर के आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एग्रीमेंट. लेकिन सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है नहीं. तो मैं अगर इसको एग्जाम्पल दूं, एग्रीमेंट सपोज जैसे आप लोगों का यहाँ पे है सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट, तो क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? आंसर इज द आंसर इज नो. सो दिस इज योर राइट आंसर. आई होप सो आप लोगों को इसका आंसर मालूम चल गया. ठीक है, सो दिस इज योर. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे डन. ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, ए ने इनवाइट किया वाई को डिनर पे संडे को. वाई ने हायर किया टैक्सी, टैक्सी लेके पहुंचा, देखा तो वहां पे ताला बंद था. तो क्या यहाँ पे वाई रिकवर करेगा डैमेजेस? डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन फ्रॉम द एक्स. बताइए क्लास, दैट इज गुड क्वेश्चन.
That is good question. बताइए क्लास. सो यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा. नो, द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल, बिकॉज ये सोशल है, होता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट. जो गुड्स डिस्प्ले होते हैं इन अ शॉप विंडो विद अ प्राइस लेवल, इसको क्या बोलते हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, इनविटेशन या काउंटर ऑफर? बताइए. Good display in a shop window with a price level will amount to what? What is the right answer? So for this thing, the right answer will be, that is display invitation, because invitation to offer में we are inviting. ठीक है. Invitation to offer में याद रखिएगा हम क्या करते हैं? Invite करते हैं. ठीक है. जैसे सेल लगता है, राइट? सेल लगता है तो that is called invitation to offer. So this is the right answer. Okay, I hope so you understand. Okay, so this is the right answer. Now, next, a contract is made. आपके सामने examples है, आपको बताना है contract क्या example है. A buy a book from a shop. X bid a public auction. X agree with Y to discover a treasure by magic. Z agree to attend the birthday party of his friend. बताइए. इसमें से contract का मुझे example बताइए. Contract का example बताइए.
Okay, so for this thing the right answer will be contract. A, buy a book from the shop. This is the right answer. Okay, this is the right answer. Next, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. जब मैं कोई चीज को सेल करती हूँ तो बताइए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? When the letter is posted to the offeree, letter is received, offer is accepted by the person to whom it is made, yeah, when it's come to the knowledge of the offerer that the letter has been received by the offeree. What is the right answer? What is the right answer? Tell me, class. What is the right answer? So, for this one, the right answer will be जब अपोजिट पार्टी को नॉलेज पहुंच जाएगा. सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल व्हेन इट इज वॉइडेबल. कब होगा? मतलब वॉइडेबल का मीन्स होता है जब एक पार्टी के द्वारा एक पार्टी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का. जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का फ्रॉड से हुआ है, कोर्जियन से हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, देन आप लोग का मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है. तो एक पार्टी ने ये सब चीज किया बी के साथ, तो बी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का. दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो 10th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी. बी इज द राइट आंसर. इज दैट ओके? नेक्स्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ. ऑल इंश्योरेंस आर द एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. All insurance are the example of contingent contract, right? So यहाँ पे जब कोई valid contract किसी uncertain future event पे depend करता है, this is called contingent contract. ठीक है. तो contingent हमेशा आप लोग का valid होना चाहिए. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the लॉ एंड वेलकम टू द ऑफिसर अड्डा चैनल ऑफ अड्डा 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं निकिता सिंह आप लोगों की लीगल मेंटोर CAB एग्ज़ाम जून 2024 के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ. तो गाइज, आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा यहाँ पे आज से जीत बैच शुरू हो चुका है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव टारगेट बैच आप लोगों का 13 फरवरी, राइट? सो जो लीगल का क्लास है, दैट इज योर BRBL सब्जेक्ट, शुरू हो चुका है. टाइमिंग इसका कब है? 6 से 7 बजे का टाइमिंग है. अभी मैं आप लोग को स्टडी प्लान सारा बता दूंगी. आप लोगों के 3 सब्जेक्ट आज से शुरू होने जा रहे हैं. पहला टाइमिंग ये था. दूसरा टाइमिंग आप लोग का 9 से 10 PM है, BFM का प्रवीण सर का. और दूसरा टाइमिंग 10 से 11 है आप लोग का सुप्रभा मैम का. तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जीत बैच आप लोग इनरोल कर सकते हैं. आज पहला ही क्लास था ओरिएंटेशन क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है सिलेबस का. सो इस बैच को लेने के लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y391, क्योंकि अभी आप लोग का 80% तक का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है. तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस बैच में आप लोगों का लाइव क्लास है. लाइव क्लास के बाद आप लोगों के यहाँ पे बेसिकली सेशंस हैं. जैसे रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आप लोग को, देन इसमें मॉक पेपर है, ई बुक्स हैं, और ऑफ काफ़ी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को इसमें गिवन है. तो अगर आप लोग को इस बैच को एनरोल करना है, आपको ये कूपन कोड यूज़ करना. इंग्लिश मीडियम का भी बैच है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के. इससे पहले हम लोगों ने कल भी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस किए थे, बट वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे. अब आप लोग का स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग 5 टर्म्स को क्वेश्चंस को समझेंगे. इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. ये हमारे 5 टर्म्स हैं जिसको हम लोग करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा. The person in respect of whose default the guarantee is given.
किसके डिफॉल्ट पे हमारा जो गारंटी है वो दिया जाता है, बताइए किसके डिफॉल्ट पे? बताइए क्लास। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग किस चीज का है? सेक्शन 126, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, ये आपका क्रेडिटर श्योरिटी। तो इसमें क्या होता है भाई, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को पैसे देता है, अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाता है, इन दैट केस द श्योरिटी विल गिव मनी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ओके, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, तो यहाँ पे किसके डिफॉल्ट पे होता है? प्रिंसिपल डेटर। दैट्स व्हाई फॉर द फर्स्ट वन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कौन करेगा? डिफॉल्ट आप लोग का प्रिंसिपल डेटर करेगा। तो यही जो कॉन्ट्रैक्ट तीनों के बीच में बनता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों के नाम लिखूं तो यहाँ पे जो मैंने पीडी लिखा है दैट इज प्रिंसिपल डेटर, जो सी लिखा है दैट इज क्रेडिटर, और जो एस लिखा है दैट इज कॉल्ड श्योरिटी। तो ये हमारे तीन टर्म्स है, तीन पार्टी है, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन दोनों के बीच होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच होता है, तीसरा इन दोनों के बीच होता है। तो क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा तीन पार्टीज हैं और हमारा तीन कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तीन पार्टीज हैं और हमारे तीन कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये टर्म आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। दिस टर्म इज इम्पोर्टेंट इन दिस वन, ओके। तो प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी एंड दैट इज दिस। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गारंटी इज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन? जर्नल गारंटी, इम्प्लाइड गारंटी, कंटिन्यूस गारंटी, जर्नल और कंटिन्यूस गारंटी, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? तो हमारे यहाँ पे दो तरह का गारंटी होता है, दो तरह का, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों का है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरा है आप लोग का कंटिन्यूस गारंटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक जैसे एक बार गारंटर ने गारंटी दिया दैट इज फिनिश, और कंटिन्यूस कंटिन्यू आप लोग का होता है। तो देख लीजिए विच टाइप ऑफ गारंटी इज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन? Which type of guarantee is given for the series? तो सीरीज में याद रखिएगा दैट इज कंटिन्यूस, और ये आप लोग का सेक्शन है सेक्शन 120। तो जो जो सेक्शंस मैं आप लोग को यहाँ पे लिखवा रही हूँ एटलीस्ट यू हैव टू लर्न दैट सेक्शन। आप लोगों को एटलीस्ट उतने सेक्शंस यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या है? सेकेंडरी, प्राइमरी, subsidiary and correlated. What is the right answer? Liability of surety.
तो यहाँ पे क्लास याद रखिएगा, सबसे पहला लायबिलिटी आप लोग का प्रिंसिपल डेटर का होता है और दूसरा श्योरिटी का। तो सेकेंडरी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग के क्वेश्चन में को एग्जिस्टेंस लिखा रहे ना तो को एग्जिस्टेंस पे टिक मार्क करिएगा, क्योंकि कभी कभार वो भी आप लोगों के गिवन रहता है। ठीक है, तो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसका कंसर्न जरूरी होता है, श्योरिटी का, क्रेडिटर का, डेटर का, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है भाई? कंसर्न तीनों का नेसेसरी होता है, तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट। ठीक है, तीनों का कंसर्न आप लोग का जरूरी हो। इन द केस ऑफ को श्योरिटी, व्हाट इज को श्योरिटी? प्रिंसिपल डेटर, दैट इज क्रेडिटर, श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3। सपोज हमारे 3 श्योरिटी हैं, तीनों ने प्रिंसिपल डेटर को बोला है हम आपका पैसा देंगे क्रेडिटर को अगर आप पैसा नहीं दे पाए, तो मतलब 3 को श्योरिटी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रिलीज ऑफ 1 को श्योरिटी, रिलीज ऑफ 1 श्योरिटी बाय द क्रेडिटर अमाउंट्स टू डिस्करेज of other surety, does not amount to discharge, amounts to discharge of the surety, so released post surety as well as yeah, none of the above. बताइए, what is the right answer? What is the right answer for this question? The case of co-surety, release of 1 surety by the creditor. अगर मान लीजिए एक को हमने रिलीव कर दिया तो इट डज नॉट अमाउंट टू, क्योंकि सबका लायबिलिटी अलग अलग है। मान लीजिए इसको 10,000 पे करना है, इसको 20,000 पे करना है, इसको 30,000, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बी इज ओके। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, ये आप लोग का सेक्शन 148 है। What is bailment? The delivery of things entrusted for some special purpose or object upon contract. Delivery of goods free of cost. Delivery of goods without cost of welfare of public या none. तो यहाँ पे क्लास द टर्म बेलमेंट, जब एक पर्सन किसी और को गुड्स ट्रांसफर करता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, और जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश होता है बी ए का सामान वापस दे देगा, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट।
ये हमारा सेक्शन 148 में गिवन है, तो यहाँ पे सेक्शन 148 राइट आंसर इज ए. दिस इज द राइट आंसर. A will be the right answer for this question. Is that okay? Next. Pledge contract. बेली किसे कहते हैं? जैसे प्लेज में प्लेज है, ये आप लोग का बेलमेंट है. बेलर, बेली, ये आप लोग का पार्टी का नाम है. ठीक है, तो प्लेज में पाउनर, दैट इज पाउनी, को हम प्लेजर भी बोल सकते हैं, प्लेजी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेली दैट इज पाउनी, तो यहाँ पे बी इज द राइट. बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इसको क्या बोलेंगे? ये किस चीज का डेफिनेशन है बताइए? Class for this one, the right answer will be, ये किसका है? एज अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, तो ये हमारा प्लेज है. प्लेज आप लोग का जो सेक्शन है, सेक्शन 170. ठीक है, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली. बेलर क्या चीज डिस्क्लोज करेगा बेली को अगर वो अपना सामान देता है? फॉल्ट, प्राइस, वेट या ओनर, बताइए. तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट ऑफ द गुड. नाइन्थ का ए विल बी द राइट. When no consideration passes between baler and bailey, इसको क्या बोलेंगे? नॉन ग्रेटिटुअस, ग्रेटिटुअस, स्पेशल या कंडीशनल? तो सबसे पहले दोनों का मतलब क्या है? राइट, ग्रेटिटुअस बेलमेंट और ये हमारा है नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट. तो दोनों का मतलब क्या है? ग्रेटिटुअस का मतलब होता है जहां पे नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, और यहाँ पे दैट इज कंसिडरेशन. तो नो कंसिडरेशन, मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया तो कोई कंसिडरेशन मैं नहीं मांगूंगी. तो व्हेन नो कंसिडरेशन बिटवीन बेलर बेली, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. ए ने बी को 2 सूटकेस दिया रखने के लिए जब वो मीटिंग में था. तो बताइए ए और बी का क्या रिलेशनशिप होगा? कौन इसमें बेलर है, कौन इसमें बेली? दैट इज गुड. बताइए, दोनों का रिलेशन यू हैव टू टेल. दोनों का रिलेशन.
तो यहाँ पे क्लास A give, A is baler, B is bailing. So B is the right answer. Okay, now this is very good question. यहाँ पे लालू है जो जा रहे हैं अयोध्या घूम, उन्होंने अपनी जो काऊ है इसके पास छोड़ी, मीरा के पास, so that मीरा काऊ के मिल्क का यूज कर सके। जैसे ही लालू गया, जो प्राइस था मिल्क का अचानक से बढ़ गया, ठीक है, जिससे कि मीरा को बहुत प्रॉफिट हुआ। काऊ प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और उसने एक बछड़े को जन्म दिया। अब जब लालू लौट के आया तो वो अपना काऊ मांगा, काफ मांगा और प्रॉफिट भी मांगा। आपको बताना है इसमें से क्या क्या चीज हमारे लालू जी को मिलेगा, बताइए क्या क्या चीज मिलेगा। सबसे पहला है नॉट entitled फॉर प्रॉफिट ऑफ द मिल्क, entitled प्रॉफिट ऑफ द मिल्क, ठीक है। फिर नॉट entitled काऊ, entitled काऊ, नॉट entitled काफ, entitled काफ। क्या चीज मिलेगा, क्या चीज नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लास द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर इज, सबसे पहले प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। दिस 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 entitled फॉर काउ, बिल्कुल भाई काउ उसकी है। 4 4 आंसर आपका सी या डी में से। लालू इज नॉट entitled, भाई बछड़ा भी मिलेगा, कोई भी इंक्रीज हुआ मिलेगा 6, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। तो गाइज 124 व्हाट वी हैव लर्न, indemnity, 126 guarantee, 148 bailment, 172 pledge, 182 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट। फटाफट इसको आप लोग सेक्शन ए याद कर लीजिए। और कल मैंने आपको सिर्फ सेक्शन 10 बोला था, लेट्स टॉक अबाउट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये हमारा जीत बैच है जो आज से आप लोग का शुरू हुआ है। तो जीत बैच में एनरोलमेंट करना है आप लोगों को। यहाँ पे सिंपली अड्डा 24/7 ओपन करिए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, ठीक है। ये JIB CIB जून 2024, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहला जीत बैच है। तो भाई जीत बैच का स्टडी प्लान देख लो। स्टडी प्लान पहले BRBL, ये देखो BRBL का पहला क्लास हमारा हो चुका 13 फरवरी। आई होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा। 13 फरवरी आप लोग का 6 से 7 ओरिएंटेशन क्लास हमारा हो गया, ठीक है। तो पहले मॉड्यूल डी करेंगे हम, फिर मॉड्यूल सी करेंगे, फिर बी, फिर ए करेंगे। इसी तरह सारा स्टडी प्लान है। BFM आप लोगों का आज रात 9 से 11 बजे का है, देखिए ध्यान से, 9 से 11 बजे का आप लोगों का है। इज दैट ओके? उसी तरह आप लोगों का ABM सुप्रभा मैम का 10 से 11 बजे का आप लोग का ये है। तो कोई भी बैच लीजिए, स्टडी प्लान गिवन है, बस बैच में एनरोल कर लीजिए। बाय नाउ, कूपन कोड Y391 अप्लाई करो, 79% का डिस्काउंट है आप लोगों के। अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं CIB का महापैक ले सकते हैं। महापैक में आप लोग को हर एक चीज मिलेगा। Y391 अप्लाई करिए, 1 साल के लिए CIB का महापैक 6820। इस महापैक में मई जून का सेशन, नवंबर दिसंबर का सेशन कवर होगा। जितने भी बैच हम दिसंबर तक बनाएंगे सब बैच आपको मिलेंगे, चाहे वो रिवीजन बैच हो, सिलेक्शन बैच हो। मॉक पेपर मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगे, मैराथन मिलेगा जो हम लोगों ने पिछले सेशन में 5-6 घंटे का जो मैराथन करते हैं एग्जाम से पहले, मैराथन मिनी मैराथन आप लोगों को। तो इतनी सब चीज़ें हैं। डू नॉट फॉरगेट टू विन। थैंक यू सो मच।